अगर आपका पेपर 2 में टारगेट है 80 प्लस MCQs का, तो डेली वीडियो PDF नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करिए। वैसे तो उदारवाद का उदय 18वीं सदी में माना जाता है, लेकिन अगर इसके पीछे जाएं, इनके विचारों के पीछे जाएं, तो कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है कि उदारवाद मध्यकालीन युग, सामंतवादी युग, राजतंत्र या पोपशाही व्यवस्था के विरोध में पैदा हुआ। तो कहीं न कहीं इसका उदय 15वीं शताब्दी में माना गया, लेकिन मुख्य रूप से यह 18वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। तो अगर प्रश्न इस पे बनता है कि उदारवाद का प्रारंभ कब हुआ, तो हमारा आंसर होगा कि 18वीं शताब्दी, ना कि 14वीं 15वीं शताब्दी। वो तो पृष्ठभूमि जानने के लिए हमने बताया कि 14वीं 15वीं शताब्दी में बेसिकली हाब्स के टाइम में थोड़ा सा इसका बू देखने को मिला, जबकि हाब्स उदारवादी विचारक नहीं है, ये ध्यान रहे। इसके जो कारण रहे वो ये रहे: पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक वाणिज्य क्रांति, संचार साधनों का विकास, और सबसे प्रबल जो कारण रहा और मुख्य रहा वो रहा यूरोपीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय। हैकर एक विचारक हुआ करते थे, मैं आपको बताता चलूँ। उन्होंने उदारवाद के राजनीति के शब्दकोश में एक प्रचलित शब्दावली कहा, उदारवाद को राजनीति के शब्दकोश में एक प्रचलित शब्दावली कहा, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि परंतु एक साहसी व्यक्ति ही इसकी स्पष्ट और सुनिश्चित परिभाषा करने का प्रयास करेगा। उदारवाद व्यक्ति व राज्य के संबंध में एक दृष्टिकोण है, ऐसा मानना बारकर का था। वहीं लास्की आते हैं और लास्की के अनुसार उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं अपितु मन की आदत है। किसकी आदत है? मन की आदत है। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको याद रखिएगा। रिचर्ड बेहम ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास ही उदारवाद है। तो लास्की का, सेबाइन का, रिचर्ड बेहम का, ये तीनों जो विचारक हैं, इनके स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसी क्रम में आगे चलते हम चाहते हैं, बाबरन गुडविन एक विचारक रहा और जिसने उदारवाद की 5 मुख्य विशेषता बताई। पहली थी कि व्यक्ति स्वतंत्र, तार्किक और स्वायत्त है। सरकार व्यक्तियों की सहमति और समझौते पर आधारित है। संवैधानिक व विधि का शासन होना चाहिए। चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें सरकार का चयन भी सम्मिलित है। अब समझ लीजिए इस बात को, आप किस सरकार से प्रभावित हैं, लोकतंत्र, राजतंत्र, उसका भी चयन व्यक्ति पे छोड़ देना चाहिए। और अवसर की समानता, सामाजिक न्याय होने के साथ साथ सहिष्णुता की भी बात की गई है, सहिष्णुता की भी बात है इसमें, तो इसका ध्यान रखिएगा। इस क्रम में जो सबसे पहले उदारवाद की संकल्पना आई वो शास्त्रीय उदारवाद है, और जिसका उदय इंग्लैंड में माना जाता है। और उसमें हब्स का एक विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील और तार्किक होता है और उसने अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। उसी से कहीं न कहीं ये मान लिया जाता है कि उदारवाद का प्रारंभ हुआ, जबकि हब्स ने कहीं भी उदारवाद का समर्थन नहीं किया है। वो पूर्ण रूप से सत्तावादी पक्ष का समर्थक था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हब्स की लेवियाथन वो बड़ी सशक्त है, बड़ी शक्तिशाली है। अर्थात कहीं न कहीं राजा को सशक्त और शक्तिशाली होने की बात कहा है, जैसा कि मैकियावेली कहता है। तो ये उदारवादी विचारक नहीं। आगे जब आप बढ़ेंगे तो लॉक ने अपने विचार में लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को दिया और राज्य के कम हस्तक्षेप की बात कही, तो यहाँ उदारवाद का उत्पन्न मान लिया जाता है और लॉक को उदारवाद का जनक भी कह सकते हैं, जो उदार न्यूनतम करारोपण की बात भी कहता है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस लॉक जो है हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हुए, लॉक का जो मानना था कि राज्य हस्तक्षेप कम से कम करे व्यक्ति की व्यवस्था में, और 2 तरह के सिद्धांत की बात करता है। पहले ये कहता है कि प्रत्यसत्तात्मक सत्ता का अभाव था भविष्य में, अज्ञान के पर्दे की भी बात मैंने पिछले लेक्चरों में आपसे बताया, लॉक ने ही किया है, और जो भी समझौता इसने किया है सब अज्ञान के पर्दे के पीछे किया है। तो उस समझौते में 2 तरह के समझौते हैं। पहला ये है, 2 तरह के समझौते के कारण है। पहला ये कि प्रत्यसत्तात्मक सत्ता का अभाव था, और दूसरे समझौते की स्वतंत्रता थी। ये 2 बातों पे लॉक का ज़्यादा जोर रहा है, और राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है लॉक। क्या है?
आवश्यक बुराई, और राज्य को नकारात्मक सपोर्ट की बात कहता है, एज ए लाइन ऑर्डर मेंटेन करेगा, मतलब गार्ड की संज्ञा देता है कि जो है राज्य क्या है, गार्ड रहेगा हमारा, और गार्ड की व्यवस्था जैसे सुरक्षा करना उसी तरह सुरक्षा करेगा। और इसी क्रम में आगे अगर आप चलते हैं तो 2-3 और विचारक हैं, जैसे मैं बेंथम की बात कर रहा हूँ तो बेंथम ने समाज को व्यक्तियों का योग मात्र सिर्फ कह दिया, तो ये कहीं न कहीं उदारवाद की बात करता है। फिर इसी क्रम में जब आप आगे चलेंगे तो एडम स्मिथ ने राज्य को अदृश्य हाथ की संज्ञा दी। अदृश्य हाथ वह हाथ जो दिखाई नहीं दे, तो यहाँ भी उदारवाद से प्रभावित रहा है उसका ये विचार। और इसे आगे चल के फिर बेंथम ने जो है इस उदारवाद को उपयोगिता के माध्यम से प्रभावी करते हुए आगे बढ़ाया और अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात कही। तो सेबाइन जब बेंथम के दर्शन को पढ़ा, समझा और देखा, तो सेबाइन ने कहा कि बेंथम जो है वो आमूल दार्शनिक है। क्या कहा कि बेंथम जो है आमूल दार्शनिक है। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता का खंडन करते हुए भी व्यक्तिवादी विचार को बनाए रखा है। आमूल दार्शनिक मतलब जो चीज़ों को बड़ा ऊपर से देखता हो, अंदर न जाता हो। तो इसी पे सेबाइन ने कहा कि इन्होंने जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करते हुए भी वृद्धि करने के लिए नए तरीके और नए काम किए हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना पे आते हैं, और शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना में तीन तरह से इसकी आलोचना हुई। पहले ये कि ये व्यक्ति को और समाज के बीच जो संबंध दर्शाता है वो बड़ा ही त्रुटिपूर्ण है। व्यक्ति और समाज का जो संबंध है ये बड़ा ही त्रुटिपूर्ण है, गलत है। दूसरा इन्होंने कहा कि मूलतः ये जो है पूंजीपति और मध्यम वर्ग का दर्शन है, इसमें निम्न वर्ग की कहीं बात नहीं की गई है, या जो समाज का मुख्य धारा से इतर वर्ग है, या जो काफ़ी नीचे का वर्ग है जिसका विकास नहीं हो पाया है, उस वर्ग की बात नहीं कही गई है। तो इस हिसाब से इसकी आलोचना की। और एक चीज़ और इन्होंने कहा है कि इन्होंने व्यक्ति को खुले छोड़ देने में समूचे समाज की भलाई हो जाएगी। यह मान्यता जो इनकी है कि व्यक्ति को फ्री कर दिया जाए और राज्य सिर्फ लाइन ऑर्डर मेंटेन करे, तो समाज की सारे समाज की, ये गलत है, त्रुटिपूर्ण है। ऐसा नहीं है, व्यक्ति को खुले छोड़ने में समाज की भलाई नहीं होती। ये उदारवाद का जो है शास्त्रीय दृष्टिकोण रहा। अब आपको मैं ये बताऊं मित्र कि उदारवाद जो है वो कहीं न कहीं उसी की पेट से, उसी के गर्भ से कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। उदारवाद के विरोध हुए और इस विरोध स्वरूप कहीं न कहीं कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। और इस कल्याणकारी राज्य में 2-3 ऐसे विचारक आए जो उदारवाद को मॉडर्न तरीके से पेश किए और शास्त्रीय उदारवाद का संशोधन किया, जिसमें मैं कह लूँ कि पहले थे मिल, स्पेंसर और टी.एच. ग्रीन। ये तीनों ऐसे थे जो उदारवाद की विचारधारा में संशोधन किए। और स्पेंसर ने तो इवन उस संशोधन में यहाँ तक कह दिया कि विकलांग व्यक्ति को जो है छोड़ देना चाहिए, वो जैसे है, जिस स्थिति में है वो वैसे रहे, अगर वो मर जाएगा तो समाज की भलाई हो जाएगी। स्पेंसर साहब का ऐसा मानना था। इसी क्रम में आगे चलते हुए मिल ने अपनी एक बड़ी फेमस कृति लिखी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, और उसमें उसने कहा कि राज्य का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप आवश्यक है, क्योंकि समाज में सभी व्यक्तियों को सामाजिक स्थिति समान नहीं होती। और मिल ने सामाजिक स्वतंत्रता को सामाजिक वस्तु माना है। मिल ने क्या माना है? स्वतंत्रता को जो है सामाजिक वस्तु माना है। अब एक सवाल मैं इधर आपको बताते चलूँ, समाज शब्द जैसे राज्य और व्यक्ति, इस दोनों के बीच जो समाज शब्द का प्रयोग है सबसे पहले मिल ने किया है। कहीं कहीं ये क्वेश्चन इस पे बनता है कि समाज शब्द का प्रयोग वेस्टर्न पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस में किसने किया, तो ये आप मिल लगाएंगे। मिल ने ही समाज, जो तीसरा नाम समाज आया व्यक्ति और राज्य के बीच, इसका प्रयोग कहीं न कहीं मिल साहब ने ही किया। और अब वो कब किया? जब शास्त्रीय उदारवाद में संशोधन किया। आगे चल के ग्रीन ने भी उदारवाद में सफल संशोधन किया, स्पेंसर समाज किया, ये और तीनों ने जो है कहीं न कहीं व्यक्ति की जो अणुवादी समाज की संकल्पना थी उसका विरोध किए और करके जो है कल्याणकारी राज्य की तरफ राज्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य सिद्धांतकारों में, तो हाप्साउस, लास्की, ये भी एक ऐसे विचारक थे जो
उदारवाद के प्रबल समर्थक थे और इन्होंने उदारवाद की बात कही। और अगर सकारात्मक उदारवाद के आर्थिक आधार के निर्माण की बात करें तो जॉन मेनार्ड स्किन और ग्रेल बाथ, ये दो ऐसे विचारक थे तो उदारवाद के आर्थिक आधार की बात करते हैं और आदर्शवाद को सभ्य, उदारवाद को सामाजिक बनाया। इसमें जो है वेपर जो एक विचारक हुआ करता था, तो वेपर ने जो ग्रीन ने आर्थिक उदारवाद की तरफ उन्मुख हुआ और उदारवाद में संशोधन किया, तो वेपर को रहा नहीं गया। तो वेपर ने एक अपना स्टेटमेंट दिया ग्रीन के लिए और उसने ये लिखा कि ग्रीन ने आदर्शवाद को सभ्य और उदारवाद को सामाजिक बना दिया। ये ऐसा कहना वेपर का था और ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। आगे चल के जब हम बात करेंगे तो केन्स साहब, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जॉन मेनार्ड केन्स, जिन्होंने राज्य को बाजार के मध्य संबंधों को प्रतिवर्तित किया, जैसे जिनका मानना था कि उदारवादी व्यवस्था में थोड़ा संशोधन करके और राज्य को कल्याणकारी और बाजारवादी व्यवस्था पे शिफ्ट करना है। तो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप याद रखिएगा कृपया। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में कहा है कि राज्य को सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा व्यवस्था की मंदी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। अर्थात किन्स का ये मानना था कि राज्य का आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप आवश्यक है। अगर राज्य का आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं होता है तो कहीं न कहीं आर्थिक संकट की गति आ जाएगी, जैसा कि आर्थिक संकट अमेरिका में देखने को मिला था, ब्रिटेन में देखने को मिला था। तो इस कल्याणकारी राज्य के साथ साथ आर्थिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पे जो है किन्स ने, जॉन मेनार्ड किन्स ने बल देते हुए इस किताब को लिखा है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कल्याणकारी और व्यवहारिक राज्यों का जिस हिसाब से प्रयोग हुआ उसमें देखने को मिलेगा। अगर हम इस द्वितीय विश्व युद्ध तक उदारवाद चूँकि अपने चरम पे था, कल्याणकारी राज्य का प्रारंभ हो चुका था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग होने लगा उसके जो कारण की बात कर लें तो उसके मुख्य रूप से 4 कारण थे। पहला कारण था उदारवादी देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चूँकि आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ढेर सारे देशों में मताधिकार का जो है मत कुछ निश्चित लोगों था, इवन महिलाओं को, श्रमिकों को इससे दूर रखा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये धारणा आई कि सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, पहला कारण। दूसरा था कि श्रमिकों को भी मतदान के अधिकार दे दिए गए थे। और तीसरा जो प्रबल कारण था विश्व की आर्थिक मंदी, विश्व का आर्थिक संकट। और चौथा कि साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही सोवियत रूस जो एक जब राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों की श्रृंखला बनी तो एक जो है साम्यवाद से प्रभावित रहा और एक कल्याणकारी उदारवाद से प्रभावित रहा। 2 तरह के राज्य हैं, तो साम्यवाद का प्रभाव कहीं न कहीं बढ़ता दिखने लगा। तो इसमें कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ, उदारवाद में सुधार हुआ। ये इसके कारण रहे 4 कारण। उसी टाइम आपको याद होगा कि समकालीन विचारक रहे उस टाइम राल्स और डार्किन 2, और जिन्होंने कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का सबसे प्रभावी समर्थन किया। कौन किया था? याद रहे, कल्याणकारी राज्य की जॉन राल्स और डार्किन। नॉजिक भी इसमें आता है लेकिन वो दूसरे ढंग से आता है। तो इन्होंने कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना का प्रभावी समर्थन किया और इनका एक मानना था कि न्यायपूर्ण समाज में राज्य को सामाजिक आर्थिक वस्तुओं का जो वितरण है वो समान तरीके से करना चाहिए और जो संपत्ति का केंद्रीकरण हो रहा है पूंजीवादी हाथों में उसको रोकना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को जो सामाजिक सुविधाओं की वस्तुएं हैं उसको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल कराना चाहिए, ऐसा मानना रहा राल्स और डार्किन का। तभी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है सार्थक होगी और राज्य का कार्यों में लोगों की क्षमताओं वृद्धि में उनका मानवीय विकास करना चाहिए, इस तरह का मानना था। इसी में आगे जब हम बढ़ते हैं तो अपने एक भारतीय विचारक रहे डॉक्टर अमर्त्य सेन, तो उन्होंने भी कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया और इस कल्याणकारी राज्य के समर्थन करते उन्होंने कहा कि राज्य का कार्य
लोगों की क्षमता वृद्धि और उनके मानवीय विकास करना है। अर्थात ऐसी व्यवस्था को मुहैया कराना, ऐसी सुविधा को मुहैया कराना, ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिससे व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास कर ले। अगर जब क्षमताओं का विकास कर ले, अर्थात मेक इन इंडिया की बात कहा है अमर्त्य सेन ने, जब अपनी क्षमताओं का वो विकास कर लेगा तो स्वयं वो अपना विकास कर लेगा, क्षमताएं सक्रिय हो जाएंगी, वो कामगार हो जाएगा तो अपना विकास संभव है और कर लेगा। ये उदारवाद से कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ाई व्यवस्था। अब जब भी कोई दर्शन आता है तो कोई न कोई उसका विरोध जरूर करता है। इस विरोध में कल्याणकारी राज्य की आलोचना होनी ही थी और उसकी सबसे प्रबल आलोचना हेयक एक विचारक थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी द रोड ऑफ स्पर्डम, उसमें की और बड़ी प्रबल तरीके से की। जबकि इसके पहले लॉर्ड एक्टन और डी टाकविले ने भी कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का विरोध किया था, तो उसी में हेयक ने उसका समर्थन किया और उन्होंने कल्याणकारी राज्यों में जो अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप की बात कही गई उसी पे प्रहार किया है कि राज्य का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और उन्होंने समाजवाद को दास्ता का मार्ग कह डाला। किसने कहा मित्र? याद रहे, समाजवाद को दास्ता का मार्ग हेयक कहा है, हेयक। फिर उन्होंने अगली आलोचना में ये कहा कि कल्याणकारी राज्य व्यक्ति को इतनी सुविधाएं उपलब्ध करा देता है जैसे घर की दाई हो, नौकर हो, और व्यक्ति आलसी हो जाता है, अपनी क्षमताओं का विकास नहीं करता है और इसी से अर्थव्यवस्था पे आश्रित हो जाता है, अकुशलता पैदा होती है और जिससे देश पे आर्थिक संकट बढ़ता है। इसी तीसरा कारण कहा कि इसी की देन है कि फांसीवादी नाजीवादी व्यवस्थाएं उदय हुई। अगर कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट नहीं होता, हेयक का मानना है, तो फांसीवाद और नाजीवाद का उदय नहीं होता, क्योंकि फांसीवाद नाजीवाद में राजा जो दोनों तानाशाह थे, ये व्यक्ति के कल्याण की बात करके और अपने लिए मसीहा साबित कर लिए अपने आप को और व्यक्ति को थोड़ा सा कल्याणकारी चीज़ों का प्रलोभन देके और अपनी सुपीरियरिटी साबित कर ली और अराजकतावाद का उदय हो गया, ऐसा मानना हेयक का था। हेयक एक और भी बात कहा, उसने कहा कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 1989 स्थिति में बहुत ख़राब हो गई और जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर आए तो उन्होंने देखा कि अर्थव्यवस्था जब खराब हो रही है तो उन्होंने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को छोड़ दिया और बाजारवादी व्यवस्था पे शिफ्ट हो गए। तो अगर कल्याणकारी राज्य की संकल्पना बेहतर होती तो ब्रिटेन अपने आप को चेंज नहीं करता। और यही स्थिति अमेरिका में भी हुई रीगल के टाइम, जब रीगल वहाँ के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने भी जो है कल्याणकारी राज्य व्यवस्था को छोड़कर और यथार्थवाद को जबकि रीगल अपना लिया था। और इसी यथार्थवाद को कुछ लोग नव उदारवादी संकल्पना कहते हैं और कुछ लोग यथार्थवाद कहते हैं। ये एक चीज़ और याद रखिएगा, रीगल के बाद को रीगलवाद और मार्गरेट थैचर के बाद को थैचरवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये आलोचनाएं हुई कल्याणकारी राज्य की, जो उदारवाद कल्याणकारी राज्य तक यात्रा किया था, जब ये आलोचनाएं प्रबल हुई, मुखर हुई, तो कहीं न कहीं नौ उदारवाद के संकल्पना आया और ये संकल्पना के जनक, ये संकल्पना के मुख्य प्रचारक भी हेयक रहे। और हेयक ने फिर से उस व्यक्ति को एक अणुवादी व्यवस्था में और बाजारवादी व्यवस्था में जो है कन्वर्ट किया, चेंज किया। और हेयक फिर मानने लगे कि जो बाजारवादी व्यवस्था थी जिसमें व्यक्ति बाजार पे निर्भर था, व्यक्ति की स्वतंत्रता बाजार पे निर्भर थी, राज्य किसी तरह का कोई परोपकार का काम में नहीं करेगा, उसकी सार्थकता को नौ उदारवादी व्यवस्था में बल मिला और कल्याणकारी राज्य का धीरे धीरे लोप का युग प्रारंभ होने लगा। और ऐसा नव उदारवादियों का मानना था, जबकि वास्तविकता ऐसा है नहीं मित्र। अभी भी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना उतना ही प्रासंगिक है जितना प्रारंभ में थी, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद थी। आज भी देश कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नव उदारवादी का मानना था कि बाजारवादी व्यवस्था ज़्यादा उपयुक्त है और
कहीं न कहीं कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का विरोध किया और उन्होंने कहा कि राज्य का अभावग्रस्त लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी सुविधाएं उपलब्ध करा देनी चाहिए। नव उदारवादी कहते हैं कि राज्य के क्या करें, नव उदारवाद कहते हैं कि राज्य की संकल्पना में वो कहते हैं कि जो गरीब का सबसे दुर्लभ वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनको थोड़ी सी व्यवस्था उपलब्ध करा देनी चाहिए। हेयक तो यहाँ तक कहता है गरीब लोगों के दुर्भाग्य के शिकार हैं, अन्याय के नहीं। अर्थात वो दुर्भाग्यशाली पैदा हुए हैं, वो उनके भाग्य को कोसता है हेयक कि वो गलती से गरीब हैं, अपने कर्मों से गरीब हैं, उनके भाग्य की देन है, ऐसा जो है हेयक का मानना। और नव उदारवादी संकल्पना का विकास किया। इस नव उदारवाद को फिर फ्रीडमैन ने आगे बढ़ाया और पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली स्वतंत्रता को सहसंबद्ध पाया जाता है। और उसने ये कहा कि जहाँ भी व्यवस्थाएं पूंजीवादी हैं वहाँ राज्य का विकास अधिक हुआ है, अर्थात कल्याणकारी राज्य को पूंजीवाद पे शिफ्ट कर देना चाहिए। और पूंजीवाद से व्यक्ति का, समाज का विकास होता है, मध्यम वर्ग का उदय होता है, क्योंकि लोग फाइट करते हैं, संघर्ष करते हैं, अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं में विकास करते हैं। तो इसलिए नव उदारवाद पूंजीवाद का समर्थन करता है और कल्याणकारी राज्य का कहीं न कहीं थोड़ा विरोध करता है। इसके एक विचारक आपको मैं बता दूं फ्रीडमैन थे। और नाजिक तो अतिवाद कर दिया इसने। नाजिक तो यहाँ तक कह दिया कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी में उसका श्रम लगता है और व्यक्ति अपनी क्षमता का, प्रतिभा का स्वामी है, और जो कलेक्शन किया, जो इकट्ठा किया, वो खुद ऐसा है, राज्य उस पर किसी तरह का कर लगाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो वस्तुएं उसने स्वयं अर्जित किया है और वही उसका स्वामी है, उसका स्वामित्व उसको मिल जाता है। जिसने व्यक्ति को, प्रॉपर्टी को जो व्यक्ति अर्जित किया है। अर्थात कहीं न कहीं नाजिक ने अणुवादी समाज को स्वीकार किया है और व्यक्ति के महत्व को बढ़ाया है। और पुलिस में सिर्फ और सिर्फ लाइन आर्डर की बात किया है राज्य को कि पुलिस या लाइन आर्डर होना चाहिए और राज्य में न्यूनतम करारोपण होना चाहिए, कम से कम टैक्सेशन होना चाहिए, जिससे राज्य उस पुलिस की व्यवस्था को थोड़ा सा चला सके। इसी क्रम में आगे आते हैं और मित्रों, नव उदारवाद जो है विचारधारा का जो आधार हेयक ने दिया, उसकी व्यवहारिक स्थिति क्या है इस पे समझ लेते हैं, क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य के अगेंस्ट आई संकल्पना है। तो इसकी व्यवहारिक स्थिति क्या है, तो इसमें हेयक ने क्या किया है कि कल्याणकारी राज्य के तार्किकता पे प्रश्न उठाया और कहा कि लोगों में अतार्किक भेदभाव नव कल्याणकारी राज्य करता है और गरीबी के नाम पे नौकरशाहियों को बढ़ावा देता, ऐसा मानना है कि गरीबी के नाम पे नौकरशाही को बढ़ावा देता है। जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है वो समाज में विरोध पैदा कर देती है और जिसका प्रयोग ऑलरेडी ब्रिटेन करके और फेल हो चुका है, तो कहीं और लागू नहीं होनी चाहिए। लेकिन वर्ष 1990 के पश्चात उदारवादी व्यवस्थाओं का प्रयोग पूर्व साम्यवादी व्यवस्थाओं में भी किया गया। क्यों? 90 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और इस विघटन के बाद नव उदारवादी प्रणाली को कल्याणकारी राज्य के साथ मिला के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम की संज्ञा दे दी गई और कहीं न कहीं यह नव उदारवाद ही आगे चल के कुछ न कुछ दबे स्वर में कल्याणकारी राज्य को अपनाता है। तो नव उदारवाद भी कल्याणकार से जबकि प्रभावित रहा, लेकिन नव उदारवादी मुखर रूप से इसका विरोध करते हैं। इसी क्रम में जब आगे चलेंगे तो समुदायवादी आते हैं और समुदायवादी व्यक्तिवादी उदारवादी विचारकों की कड़ी आलोचना करते हैं और उनका ये मानना था कि व्यक्ति का अकेले का कोई हित न है, ना ही अकेले की कोई प्रॉपर्टी है, ना ही अकेले का कोई जीवन है। जब वो समुदाय के साथ जुड़ जाते हैं, वो समुदाय विद्यालय हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है, कोई भी राजनीतिक संगठन, कोई भी सामाजिक संगठन, कुछ भी हो सकता है। जब वह उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो उनके सारे राज्य उसी संगठन में, उसके सारे अधिकार, उसकी सारी संकल्पना, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। व्यक्ति का समुदाय के अलावा कहीं से कोई जो है महत्व नहीं है, अर्थात व्यक्ति की अकेले कोई कल्पना करना असंभव है और ना ही उसकी कोई मान्यता है। व्यक्ति का जो चयन है वो सदैव तार्किक नहीं होता और समूह का जो चयन है वो तार्किक होता है, अर्थात समूह को प्रबलता दी गई है। और राज्य का क्या रोल है कि राज्य का जो मेन रोल है
वो समूहों के कर्तव्यों का निर्धारण करे और ऐसा माहौल पैदा करे कि अच्छे से अच्छे समूह बने, और राज्य की अपनी खुद की कोई संकल्पना नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी। और समुदायवादी की अगर मैं बात करूं कि ये प्रेरित किससे थे, तो ये कहीं ना कहीं ग्रीन से प्रेरित थे, क्योंकि जो ग्रीन ने क्या कहा था कि व्यक्ति को मूलतः सामाजिक माना था, तो समुदायवादी कहीं ना कहीं ग्रीन से जो है प्रेरित रहे। अब हम बात करते हैं कि इनमें जो मुख्य रूप से विभेद रहा नव उदारवादियों में और समुदायवादियों के जो मध्य अंतर रहे, जो विभेद रहे, वो क्या रहे, तो वो बड़ा छोटा सा एक कंसेप्ट था, बहुत बड़ा नहीं है। वो ये था कि समुदायवादी व्यक्तिवादी उदारवादी विचारकों की कड़ी आलोचना की है। उसका जो सबसे बड़ा आलोचक था वो माइकल सेंडल था, और इन्होंने नव उदारवाद पे कड़ा प्रहार किया और कहा कि आत्मनिर्धारण की मान्यता अतार्किक है। समुदायवादी क्या कह रहे थे कि व्यक्ति का अस्तित्व समुदाय में है, अकेले जो है उसका कोई निर्धारण नहीं, जो भी करेगा वो समुदायवादियों के साथ करेगा, समुदाय के साथ करेगा, तभी उसका महत्व है। तो वही बात यहाँ माइकल सेंडल कहता है कि जो उदारवाद में व्यक्ति को अकेले छोड़ा जा रहा, ऐसा नहीं है। उसका जो व्यक्ति का जो तर्क आता है, जो विचार आता है, वो अकेले उचित विचार नहीं आ सकता, इसलिए समुदाय में आके और जो समुदाय के साथ वो अपने विचारों का निर्धारण करेगा तो वही तार्किक होगा, और उसी के विषय वस्तु के आधार पे जो है तार्किकता संभव है। दूसरे उदारवादियों के अनुसार आत्मन साध्य से पहले, अर्थात आत्मा को वो प्रबल मानते हैं, पहले मानते हैं, और साध्य को बाद में मानते हैं। जबकि समुदायवादी क्या कहता है, व्यक्ति की उदारवादी संकल्पना खोखली है और व्यक्ति के उद्देश्यों का जो निर्धारण है वो समुदाय में होता है, अकेले नहीं होता। इस मुद्दे पे भी इनमें विरोध है। दूसरे समुदायवादियों के अनुसार उदारवाद का आत्म प्रत्यक्षण ही त्रुटिपूर्ण है। जैसे उदारवाद कहता है कि आत्मा से निकली हुई आवाज़ जो है या जो निर्धारण है वो सही है, वो सही संकल्पना है, तो समुदायवाद इसका विरोध करता है। और चार्ल्स टेलर एक विचारक था, उसने कहा कि जो समाज में मूल्यों का जो निर्धारण है वो सोपानिक रूप में होता है, अर्थात क्रम में होता है, और इन मूल्यों की प्राप्ति में हम समुदाय से ही हो सकती है, समुदाय के बाहर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स टेलर समुदायवादी विचारक था। तो इस तरह समुदायवाद और उदारवाद में ये एक दो अंतर रहे, और माइकल सेंडल ने जो कंक्लूजन दिया उसमें ये दिया कि सामुदायिक मूल्य समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं तथा समाज के सदस्यों की पहचान इन्हीं मूल्यों में होती है। तो इस तरह ये उदारवाद से प्रारंभ होके जो विश्व की व्यवस्था है, कल्याणकारी राज्यों के उदय होते होते और नव उदारवाद तक तत्काल में विद्यमान है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि क्या ये सही है, क्या तार्किक है और क्या गलत है और क्या असत जो है सत्य है, तो इसमें जब आप आएंगे तो आज के युग में सबसे ज़्यादा जो संकल्पनाएं मिलती हैं वो कल्याणकारी राज्य की मिलती हैं। इस दुनिया के जितने भी देश हैं अब तक, अगर संगठित रूप से हम बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा संगठन देशों का 193 देशों का यूएनओ है। तो जब हम संगठन की बात करते हैं तो समुदायवादियों की बात कहीं ना कहीं तार्किक दिखती है, लेकिन इस समुदायवादियों के साथ साथ जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो सारे समुदाय कहीं न कहीं कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से प्रेरित हैं। इसीलिए व्यक्ति, समाज और व्यवस्था में किसी तरह का आक्रोश और क्रांति नहीं है। जिस दिन ये कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समाप्त हो जाएगी उस दिन विरोध का स्वर बहुत तीव्र होगा। हम, आप या कोई भी व्यक्ति सिर्फ राज्य का टैक्सेशन देके और अपनी व्यवस्था हैं, जो पुरानी परंपरा को मानते हैं, उन्हें ही रूढ़िवाद के नाम से जाना जाता है या उन्हें ही रूढ़िवाद कहा जाता है। बेसिकली रूढ़िवाद शब्द सबसे पहले यूएसए में आया, उसके बाद चाइना में आया, उसके बाद इंडिया में आया, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति में सबसे ज़्यादा रूढ़वादियों का बोलबाला रहा। और रूढ़वाद शब्द की बेहतरीन व्याख्या, बेहतरीन तरीके से इंटरप्रिटेशन फ्रांसीसी क्रांति में ही देखने को मिलता है। रूढ़वाद आपसे भी परिचित हैं, ये घर परिवार की चीज़ें हैं जो परंपराओं के बीच देखी जाती हैं और उन परंपराओं को ही हम मानते चले हैं, वही रूढ़वादी है।
रूढ़वाद को अनुदारवाद भी कहा जाता है। ये एक अनुदार दर्शन है और ये एक सामाजिक और राजनैतिक परंपरा के लिए भी प्रचलित हुआ और नए समाज में राजनैतिक दर्शन के रूप में ये 19वीं सदी में प्रचलित हुआ और 19वीं सदी में ही इस विचारधारा में तीव्रता देखी गई, मोमेंट देखा गया और 19वीं सदी में ये विचारधारा बहुत तेज़ी से चल पड़ी और जब चाइना जैसा बड़ी आबादी का देश इस विचारधारा को अपनाया तो इसमें बाढ़ आ गई। ये पुरानी सामाजिक संस्थाओं को, संस्कृतियों को, परंपराओं को, राजनैतिक दर्शन को, राजनैतिक सिद्धांतों को, परिवार क्रम, राज्य समाज, नागरिक समाज, इस तरह का जो एक क्रम चलता है उस क्रम को यह पूर्णतः सपोर्ट करते हैं, पूर्णतः हम मानते हैं और उन्हीं क्रम में आज के राजनीतिक दर्शन के विकास को देखते हैं, उसी क्रम से इतर होने को का विरोध करते हैं। जैसे हम जिसे नव मार्क्सवाद या आधुनिकवाद कहते हैं, उनका ये विरोध करते हैं और इसी आधुनिकता के विरोध को रूढ़वाद कहा जाता है और इसी आधुनिकता के विरोध को पुरानी परंपरा को बनाए रखने के दर्शन को रूढ़वाद कहा जाता है। रूढ़वाद में जो चीज़ें सपोर्ट करती हैं वो परंपराएं अर्थात वो चीज़ें जो परंपराएं देश काल से अतीत से चलती आई हैं। जैसे एक परंपरा है कि सुबह जगना चाहिए, तो वो परंपरा है हमारी, इसलिए नहीं कि सुबह उठना ही जरूरी है, उस परंपरा का पालन करते हैं हम कि हम सुबह जगते हैं। तो इस परंपरा के ये विरोधी नहीं, इस परंपरा का आदर करके, उस परंपरा का सम्मान करके और विकास की बात करते हैं। धर्म के साथ ये है कि धर्म सारे चीज़ों में सर्वोपरि है, उसका अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसका हरदम सम्मान करना चाहिए। तो इसीलिए ये धर्म के पक्षधर होते हैं। जबकि आधुनिकवाद के विचारक या आधुनिकवाद की जो पीढ़ी है ये धार्मिक परंपराओं का विरोध करती है, धर्म का विरोध करती है और रूढ़वादी धर्म के सपोर्टर हूँ। सत्ता जैसे राजशाही सत्ता के समर्थक होते हैं कि प्राचीन काल में राजशाही सत्ता है तो आज भी राजशाही सत्ता के ये समर्थक है। वो राजशाही लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, ऐसा रूढ़वादियों का मानना है। श्रेणी क्रम या सोपान क्रम में जातिगत जो व्यवस्था समाज में बनी है उन व्यवस्थाओं का ये समर्थन करते हैं, उसे श्रेणी क्रम या सोपान क्रम के नाम से जानते हैं। जैसे शुरू में व्यवस्था बनी कि जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जो 4 क्रम समाज के निर्धारित हुए, उन्हीं 4 क्रमों को श्रेणी जो होनी चाहिए, कौन वरिष्ठ होगा, कौन कनिष्ठ होगा, कौन उपकनिष्ठ होगा, कौन नीचे का होगा, तो इस श्रेणी और सोपान क्रम की विकास की जो परंपरा है, विकास रखने का जो प्रचलन है, उसी विकास की परंपरा और प्रचलन को ये मानते हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ा के आधुनिकता में बदलने की बात करते हैं। संपत्ति ये भी पारंपरिक है, सदियों से आपके पास जो आई है उसी संपत्ति का समर्थन करते हैं और संस्कृति जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, बड़े छोटे को अपना हिसाब से उनके राज्य सत्ता में स्थापित करना, कौन राजा होगा, कौन प्रजा होगा, कौन वर्कर होगा, इस तरह की जो सांस्कृतिक परंपरा है उस सांस्कृतिक परंपरा की ये बात करते हैं और उसी के सहयोग की बात करते हैं। आगे ये आधुनिक विज्ञान तकनीकी राजनैतिक विचारधाराओं का जो भी क्रम है, जो भी ट्रेंड है, उस सब का विरोध करते हैं। जैसे हवाई जहाज का विरोध करना, नदी का विरोध करना, विकास क्रम के जितने भी साधन हैं, तकनीकी का विरोध करना, तकनीकी शिक्षा का विरोध करना, पारंपरिक शिक्षा को बनाए रखना, जैसे गुरुकुल व्यवस्था को बनाए रखना, टेक्नोलॉजी का विरोध करके ये पारंपरिक चीज़ों का समर्थन करते हैं। तो इस तरह ये जितने भी आधुनिक तरीका है, जैसे विश्व ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हैं, विश्व गांव की जो परंपरा है, विलेज ग्लोबल की जो परंपरा है, विलेज वर्ल्ड की जो परंपरा है, ये सबका विरोध करते हैं और रूढ़वादी पुरानी परंपरा के समर्थक रहे। इनकी परिभाषाएं 3-4 वैज्ञानिकों ने बड़े अच्छे ढंग से दी। एंडो हैबोर्ट एक विचारक थे, इन्होंने कहा कि रूढ़वाद को उदारवाद व साम्यवाद की बात एक अधिकृत रूप से विचारधारा कहा है। एंडो हैबोर्ट ने कीनेटिंग होम थे, उन्होंने रूढ़वाद का एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक प्रवृत्ति है ये कहा, और जिसके तहत समयहीन कार्य मानव समाज के लिए होता है
और जिसके माध्यम से मानव प्रवृत्ति की अच्छी तरह समझा जा सकता है। एडमंड बर्ग था, उसने कहा कि ये सबसे बड़ा रूढ़वादी विचारक था। इससे बड़ा रूढ़वादी विचारक इस पूरे पृथ्वी पे सर आपको देखने को नहीं मिलता है फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ा रूढ़वादी था और जितने भी अपने दर्शन दिए, जितने भी इसने विरोध किए, सबसे ज़्यादा इन्होंने किया है। इन्होंने ये कहा, इनकी एक रचना थी रिप्लेस ऑफ द डेमोक्रेसी में रूढ़वाद को एक पुरातत्व विचारधारा बताया और कहा कि फ्रांस की क्रांति के द्वारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे अधिकार दिए गए थे और ये अधिकार समाज के लिए घातक सिद्ध हुए और इसी अधिकार पर उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की और अमेरिकी क्रांति की सराहना, क्योंकि अमेरिकी क्रांति से प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी जबकि फ्रांसीसी क्रांति से राइट की बात की गई थी। तो उन्होंने फ्रांसीसी क्रांतियों का आलोचना की और अमेरिकी क्रांति का समर्थन किया, जिसका बेस रूढ़िवाद रहा। इसकी विशेषता क्या है रूढ़िवाद की? ऐतिहासिक परंपरा को बनाए रखना, अर्थात पुरानी जो प्राचीन परंपरा है उसी को एज इट इज़ आगे बढ़ाना, मानवीय पूर्णता और पूर्वाग्रह, मानवता का जैसे विकास होता गया उसी मानवता के विकास से पूर्वाग्रहित रहना। जैसे आदमी पहले ज़माने में ज़्यादा बच्चे पैदा करता था तो इस परंपरा को ये मानते हैं। जैविक समाज स्वतंत्रता समानता का समर्थन करते, अर्थात पारंपरिक स्वतंत्रता जो रही है, पारंपरिक समानता जो रही है, उसी पारंपरिक स्वतंत्रता और समानता का समर्थन करते हैं। नई जो स्वतंत्रता समानता है, अर्थात महिलाओं के साथ पर्दा प्रथा, महिला शिक्षा का विरोध, ये जब 2-3 चीज़ें रूढ़वादियों के साथ माइनस रहीं, ये उसी परंपरा को बनाए रखते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति समाज से बाहर नहीं है और सभी लोग समाज के अंदर हैं, बिना समाज का कोई भी किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। तो ये परंपरावादी कहीं न कहीं इस विचार से गुटवादियों की तरह, जो गुटवाद है, जो समुदायवाद है, उस समुदायवाद और गुटवाद की तरफ आकृष्ट दिखते हैं। सत्ता और शक्ति किसके हाथ में होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इस तरह की बात करते हैं। संपत्ति का जीवन से क्या संबंध है, धर्म और नैतिकता का जीवन से क्या संबंध है, इस पर ये विचार करते हैं। जो रूढ़वाद है ये 4 तरह से इस समाज में विद्यमान है और वो हम देखते हैं कि 4 तरह से कैसे है। तो पहला राजनैतिक रूढ़वाद है। इसमें होता क्या है कि जो पुरानी राजनैतिक परंपरा है, पुराना दल है, उसका समर्थन ये करते हैं। जैसे अगर कोई दल समानता के अधिकार को लेके, रोजगार को लेके, आधुनिक शिक्षा को लेके आगे बढ़ता है तो वो रूढ़वादी इसका विरोध करते हैं। और जो पारंपरिक समाज रहा, जहाँ राजा प्रजा का हिसाब किताब शुरू से बना रहा, उस पारंपरिक समाज, उस पारंपरिक राजनैतिक दर्शन के ये साथ हैं और पुरानी राजशाही परंपराओं को ये मानते हैं और उसी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। स्वभावगत रूढ़वाद, इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति बाय नेचर ऑटोमेटिक रूढ़वादी हो जाता है। इसमें जो व्यक्ति के जीवन की कर्म संचालन की शैली है, अर्थात कि आपको धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए, लंबे टीके लगाना चाहिए, लंबी दाढ़ी रखना चाहिए, इस तरह की जो पारंपरिक चीज़ें हैं, उस पारंपरिक चीज़ों को अपने लाइफ स्टाइल में ढालने का जो रूढ़िवाद है उसे स्वभावगत रूढ़िवाद कहते हैं। और ये परिवर्तन का विरोध करते हैं। इनके में कहीं न कहीं मूर्खता है, जड़ता है, अशिक्षा है और जो प्रतिस्पर्धा है आपस में, वो प्रतिस्पर्धा विकास को लेके नहीं है बल्कि वो प्रतिस्पर्धा रूढ़वाद को लेके है। स्थितिगत रूढ़वाद, इसके तहत कोई वरिष्ठ व्यक्ति किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक आदि सभी क्षेत्रों का विरोध करता है। वह पुरानी स्थिति को बरकरार रखना चाहता है, अर्थात समाज के विकास को रोक के पुरानी परंपराओं में एज इट इज़ उसी तरह विद्यमान रहे। इसे स्थितिगत रूढ़वाद के नाम से जानते हैं। संगठनात्मक रूढ़वाद, पुराने संगठन का समर्थन करना और नए संगठन का विरोध करना, पुराने नियम कानून को मानना और नए नियम कानून का विरोध